Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I am going to discuss remaining topic or remaining points of FADEC Full Authority Digital Engine Control. So this video will be the last video related to the topic that I have covered in my three video sessions. So please watch all those three videos in order to understand this video. So in this video I will be talking about EC alternate mode. So let us start our topic, दैट इज़ ईसी अल्टरनेट मोड। पहले हम लोग देखते हैं ईसी में दो चैनल थे, हम लोगों ने बात की थी ईसी के अंदर दो चैनल है, चैनल ए और चैनल बी, और ईच चैनल विल हैव टू मोड, एक नॉर्मल और अल्टरनेट, दो मोड थे जिनको कंट्रोल हम कर रहे थे कॉकपिट से मोड सिलेक्शन स्विच के थ्रू। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अल्टरनेट मोड की। नॉर्मल मोड में एक नॉर्मल ऑपरेशन मिलता रहेगा आपको, बट अगर नॉर्मल मोड फेल होता है तो अल्टरनेट मोड पे आपका ईसी का जो चैनल है वो आ जाता है। और अल्टरनेट मोड के अंदर हमारे पास दो और मोड होते हैं, दैट इज़ सॉफ्ट एंड हार्ड। अगर सॉफ्ट मोड में रहता है तो सॉफ्ट मोड में क्या होगा, आपका जितना भी मतलब जो पुराना फ्लाइट डाटा कंडीशन है वही ईसी लेकर आपको थ्रस्ट आउटपुट देने लगता है। ठीक है। सो पहला पॉइंट बोलता है ईसी कैन ऑपरेट इन ईदर ऑफ द टू अल्टरनेट मोड, सॉफ्ट और हार्ड, and if required signal are not available to operate in the normal mode, the EC automatically change to the soft alternate mode। अगर नॉर्मल मोड में प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है तो EC आप ऑटोमेटिकली सॉफ्ट अल्टरनेट पे चला जाता है। सॉफ्ट अल्टरनेट मोड पे EC जो है, जो पुरानी फ्लाइट डाटा कंडीशन है वही लेकर आपको आउटपुट देता रहेगा। वेयर एज हार्ड अल्टरनेट मोड के लिए पायलट को कॉकपिट से सिलेक्ट करना पड़ता है, देन ओनली हार्ड मोड सिलेक्ट होता है। आगे देखते हैं। When this occur, the alternate switch illuminate and the on indication remains visible। ये कॉकपिट में इस तरीके के इंडिकेशंस रहते हैं। Now in soft alternate mode, EC uses the last valid flight condition to define engine parameter which allow the mode change to occur विद नो इमीडिएट चेंज इन इंजन थ्रस्ट। मतलब आपको थ्रस्ट में ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता, वेयर एस ईसी जो है आपका पुराना जितना भी फ्लाइट कंडीशन है उसी को लेकर आपको आउटपुट देता रहता है, थ्रस्ट में उतना वेरिएशन नहीं दिखता। थ्रस्ट रेटिंग जो है वो धीरे धीरे फॉल होने लगती है, शॉर्ट फॉल होने लगता है, और या फिर हो सकता है उसमें एकदम एक्सीडेंट्स आ जाए एज फ्लाइट कंडीशन चेंजेस। जैसे ही फ्लाइट कंडीशन चेंज होगी तो आपको थ्रस्ट रेटिंग में भी वेरिएशन दिखेगा, या तो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। द सॉफ्ट अल्टरनेट मोड रिमेन्स अंटिल द hard alternate mode is entered by either retarding the thrust lever to idle or manually selecting alternate with EC स्विच ऑन द आफ्ट ओवरहेड पैनल। तो आपका सॉफ्ट अल्टरनेट मोड तब तक रहेगा जब तक कि आप हार्ड अल्टरनेट मोड को नहीं सिलेक्ट करते। हार्ड अल्टरनेट मोड को सिलेक्ट पायलट कॉकपिट से करता है। वंस इट इज़ सिलेक्टेड हार्ड मोड, तभी हार्ड मोड में हमारा ईसी स्विच करता है। तो ये मैनुअली करना पड़ता है अपने को। सो ये सारे पॉइंट्स जैसे कि अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ईसी के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि दो चैनल होते हैं और उन दो चैनल के दो, मतलब हर इंडिविजुअली देखा जाए तो हर चैनल के पास दो डिफरेंट मोड होते हैं, नॉर्मल और अल्टरनेट। अगर नॉर्मल में चल रहा है तो प्रॉपरली चलता रहेगा, अगर नॉर्मल से फेल हुआ तो सॉफ्ट अल्टरनेट मोड पे आप ऑटोमेटिकली ईसी जंप कर देता है जो चैनल है। इसके बाद हार्ड अल्टरनेट मोड पे आने के लिए मैनुअली आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन जो सॉफ्ट अल्टरनेट मोड है उसमें ईसी हमारे पुरानी फ्लाइट कंडीशन लेता है और आपको आउटपुट देता है। इस वजह से थ्रस्ट की रेटिंग में एकदम फॉल आ जाता है या फिर एकदम राइज हो जाता है। हार्ड अल्टरनेट मोड थ्रस्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन नॉर्मल मोड थ्रस्ट फॉर सेम लीवर पोजीशन। जो हार्ड मोड में आपको थ्रस्ट मिलता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही रहेगी या फिर उतनी ही रहेगी। मतलब आप हार्ड अल्टरनेट मोड पे लेके आते हैं तो उसमें आपको थ्रस्ट रेटिंग ज़्यादा ही मिलेगी। देन एडवांटेज क्या है फैडक के, रिक्वायर नो इंजन ट्रिमिंग। तो इंजन को ट्रिम बार बार नहीं करना पड़ता, आपको कंडीशन बार बार नहीं चेंज करनी पड़ती, क्योंकि फैडक अपने आप सारा सेंसर के थ्रू कंडीशंस को ऑब्जर्व करता है और आपको आउटपुट देता है। इम्प्रूव इंजन स्टार्ट, इंजन स्टार्ट की कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाती है। ऑल्सो प्रोवाइड कॉन्स्टेंट आइडल स्पीड विद चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो कॉन्स्टेंट आइडल स्पीड भी प्रोवाइड करता है भले एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसे भी चेंज होती रहे। फ्यूल सेविंग है, क्योंकि आपको ये सेंसर्स के थ्रू प्रॉपर प्रेशर की वैल्यू आपको देता रहेगा, उस कंडीशन के हिसाब से आपके फ्यूल सप्लाई को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये फ्यूल मीटरिंग यूनिट को भी मॉनिटर करता है। प्रिवेंट थ्रॉटल स्टैगर, थ्रॉटल के सब टाइम दो डिफरेंट इंजन के
जो आपके दो थ्रॉटल लीवर होते हैं उनका ऑपरेशन सम टाइम आगे पीछे रहता है, तो वो स्टैगर कंडीशन में भी आपका जो फैडेक है वो फ्यूल सप्लाई पे इफेक्ट नहीं डालता। उस थ्रॉटल की पोजीशन देख के वो फ्यूल सप्लाई प्रॉपर देता रहता है। ऑटोमेटिकली प्रोवाइड इंजन, तो यहाँ पे जो प्रिवेंट थ्रॉटल स्टैगर है तो थ्रॉटल का जो लीवर है वो भी कभी कभी ऑटोमेटिकली मूव होता है एज पर द फैडेक इंडिकेशन। तो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड इंजन लिमिटिंग टू प्रोटेक्ट द इंजन। ये आपको इंजन लिमिटिंग कंडीशन मतलब जो टेम्परेचर का रेंज है, ऑपरेटिंग कंडीशन है, जो लिमिटिंग कंडीशन होती है उससे हमारे इंजन को प्रोटेक्ट भी करके रखता है। फैडेक ऑटोमेटिकली एक्सलेट और डिसलेट द इंजन टू द डिजायर्ड आरपीएम विदाउट द पायलट हैविंग टू कंटिन्यूअली मॉनिटर द आरपीएम गेज। तो पायलट का जो पायलट का वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फैडेक जो है चाहे एक्सेलरेशन हो या डिसलेशन हो इंजन का, उस पर्टिकुलर आरपीएम लेवल से वेरिएशन भी है तो वो फैडेक खुद ही मॉनिटर करता है और उसको कंट्रोल करके चलता है। पायलट को आरपीएम को बार बार यानी कि उस मॉनिटर को या गेज को बार बार देखना नहीं पड़ता, आरपीएम गेज को बार बार मॉनिटर नहीं करना पड़ता। ये सब फैडेक की एडवांटेज है। तो फैडेक एक कंप्यूटर रहा, यानी कि उस कंप्यूटर फैडेक जो कंप्यूटर रहा इसके फ़ायदे क्या हुए हम लोग मतलब इसका फ़ायदा यही हुआ कि जितने भी सेंसिंग कंडीशंस है ये खुद ऑब्जर्व करके जो फ्यूल क्वांटिटी है उसको करेक्ट अमाउंट पे करेक्ट प्रेशर पे सीसी के अंदर सप्लाई कर देता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है फैडेक का? डिसएडवांटेज है अगर ये फैडेक फेल हुआ इसका, तो फेल होने के बाद या सॉफ्टवेयर उड़ा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पायलट टू कंट्रोल इट, क्योंकि फैडेक से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो फैडेक अगर फेल हुआ तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल। So guys, thank you this much from my side in FADEC. So I hope you guys have a better understanding of FADEC topic। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने FADEC में पॉइंट्स कवर किए इसमें आपको सब समझ में आए हों इन वीडियोस के अंदर। और मैं अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा दूसरे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।